हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास इकोनॉमिक्स के अंदर अपनी सेकंड वाली बुक जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। और आज की क्लास में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का चैप्टर नंबर 1 मैं आपको समझाने वाला हूं, जिसका नाम है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था। जैसा कि चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था। अंग्रेज 200 सालों के बाद जब भारत को छोड़कर जा रहे थे तो भारत की अर्थव्यवस्था की हालत कैसी थी, इस पूरे चैप्टर के अंदर हमें वही चीज पढ़ना है कि जब अंग्रेज भारत को छोड़कर जा रहे थे तो भारत का कृषि क्षेत्र कैसा था, भारत का औद्योगिक क्षेत्र कैसा था, भारत का विदेशी व्यापार कैसा था, जनान की रूपरेखा कैसी थी, भारत का जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जिसे हम लोग कह देते हैं कि व्यवसायिक ढांचा भारत का कैसा था। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर 1 बाय 1 करके सारे टॉपिक्स मैं आपको कवर करवाने वाला हूं। पूरा चैप्टर आज की क्लास में कवर हो जाएगा और बोर्ड एग्जाम के अंदर ये जो हमारा चैप्टर है ये 6 to 8 मार्क्स तक का आ जाता है। चैप्टर में जितनी चीजें अगर आप ध्यान से समझोगे, सारे पॉइंट्स को ध्यान से समझोगे, तो बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाला है मेरी गारंटी है वो इजीली आप अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, तो आइए हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखो, इसकी शुरुआत होती है, अंग्रेजों के आने की शुरुआत होती है भारत के अंदर सन 1600 में। सन 1600 में पहली बार अंग्रेज भारत के अंदर आते हैं, व्यापार करने के उद्देश्य थे। लेकिन जब वो भारत के अंदर आते हैं और वो भारत में देखते हैं कि भारत एक विकसित अर्थव्यवस्था है पूरी तरीके से उस समय के अनुसार, ठीक है, और भारत के अंदर बहुत सारे संसाधन हैं, तो उन्होंने अपने दिल में फैसला कर लिया कि अब भारत के ऊपर कब्जा जमाना है। इस पर्पस से भारत में व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में वो एक कंपनी लगाते हैं जिसका नाम होता है ईस्ट इंडिया कंपनी, जो वो व्यापार के उद्देश्य से लगाते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया और उन्होंने भारत के ऊपर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। संपूर्ण रूप से उन्होंने भारत के ऊपर जो कब्जा जमाया वो जमाया जब 1757 का युद्ध होता है जिसे हम लोग कहते हैं प्लासी युद्ध। प्लासी युद्ध उस टाइम के सबसे मजबूत नवाब जो बंगाल के नवाब थे उनके बीच और अंग्रेजों के बीच में हुआ, और उन्होंने नवाब जो बंगाल के नवाब थे उन्होंने 1757 में उन लोगों को हरा दिया। और उस युद्ध के बाद ये पूरी तरीके से ये घोषणा हो चुकी थी कि अंग्रेज हमारे देश के ऊपर अब राज कर रहे हैं। उसके बाद लगातार 200 सालों तक उन्होंने भारत के ऊपर राज करा, और ये बात बिल्कुल भी छुपी नहीं है, आप सभी बच्चों को पता है कि उन्होंने कितनी बुरी तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण करा। ठीक है, तो 200 सालों के बाद फिर जब हमें आज़ादी मिलती है 1757 से 200 सालों तक उन्होंने लगभग हमारे देश पे राज करा, और फिर जब हमारे भारत को आज़ादी मिलती है तो हमारी अर्थव्यवस्था कितनी बुरी कंडीशन में उस टाइम पर थी, इस पूरे चैप्टर के अंदर हम वही सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा कि चैप्टर क्या है। जब अंग्रेज भारत को छोड़कर जा रहे थे तो उस समय भारत की अर्थव्यवस्था की हालत किस तरीके की थी, ये पूरा चैप्टर हमारे को वही चीज़ बताने वाला है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है बच्चों, तो चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं एक बार हम लोग समझ लेते हैं। चैप्टर के अंदर सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की व्यापक विशेषताएं क्या थी, कृषि क्षेत्र 1947 में भारत का कैसा था, और स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के औद्योगिक क्षेत्रों की हालत कैसी थी, विदेशी व्यापार कैसा था, जनांकीय संरचना क्या था, व्यावसायिक ढांचा कैसा था, और आधारिक संरचना क्या था। ये इस पूरे चैप्टर्स के टॉपिक हैं और किसी भी टॉपिक के अंदर से हमारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन लग सकता है। और बोर्ड एग्जाम के अंदर ये जो हमारा चैप्टर है ये 6 to 8 मार्क्स तक का आने वाला है, और इन्हीं में से कोई टॉपिक हमारे एग्जाम के अंदर भी आएगा। ठीक है, तो इसमें 6-7 टॉपिक हमको पढ़ने हैं और सारे टॉपिक्स को मैं आपको पूरी डिटेल के अंदर समझाने वाला हूँ। कीवर्ड्स भी लिखे हुए हैं ताकि आपको एग्जाम के अंदर जब आप आंसर लिखते हो तो आपको कीवर्ड्स याद रहें, तो आप इजीली फिर उसका आंसर कर सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, बोले तो 1947 के अंदर समय भारतीय अर्थव्यवस्था की व्यापक विशेषताएं बताइए। देखो, इस क्वेश्चन को वो कई तरीके से बोल सकता है। अगर वो बोलता है कि 1947 में भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी तो भी सेम आंसर बनेगा। अगर वो बोलता है कि ब्रिटिश राज के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए तो भी यही आंसर रहेगा। या फिर वो आपसे बोल देता है औपनिवेशिक शासन काल के दौरान, औपनिवेशिक शासन काल कौन सा होता है, जो अंग्रेज हमारे देश में राज कर रहे थे उसको कहते हैं, उस दौरान भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी। या फिर बोल देता है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी। सबका आंसर सेम ही रहेगा। ठीक है, ये याद रख लेना है आपने।
तो जब अंग्रेज भारत को छोड़कर जा रहे थे 200 सालों के बाद, तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी? सबसे पहला, हमारी अर्थव्यवस्था एक गतिहीन अर्थव्यवस्था थी। बच्चों, गतिहीन अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है? देखो, आज हम बाहर निकलते हैं तो हम कहीं पे जाते हैं, हम देखते हैं कहीं पे रोड बन रहा है, कहीं डैम्स बन रहे हैं, कहीं ब्रिज का निर्माण हो रहा है, कहीं बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही है, कंपनियां चल रही है। कुल मिलाकर हर तरफ हम देखते हैं तो प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स और सर्विसेज का। अगर प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, तो लोगों की आय बनती है, और जब लोगों की आय बनती है, लोगों को रोजगार मिलता है, तो लोगों का जीवन स्तर अच्छा होता है। लेकिन आज़ादी के समय यह देखा गया कि कहीं पर कोई उत्पादन नहीं हो रहा था, जिससे लोगों की आय का स्तर बहुत ही कम था। कहीं पर कोई फैक्ट्री नहीं चल रही, कहीं पे कोई कारखाना नहीं चल रहा, कोई बड़ी बड़ी कंपनियां देश के अंदर नहीं है, जिस वजह से देश के अंदर लोगों के पास रोजगार ना होने की वजह से लोगों की आय बहुत ही ज़्यादा कम थी। भारत की राष्ट्रीय आय हो चाहे भारत की प्रति व्यक्ति आय हो, दोनों बहुत ज़्यादा कम थी, और अंग्रेजों ने भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय को कभी पता लगाने की कोशिश नहीं करी 200 सालों तक, जब तक उन्होंने हमारे देश पर राज करा। लेकिन फिर भी भारत के कुछ ऐसे बहादुर अर्थशास्त्री थे जिन्होंने इस चीज का फैसला करा कि हम भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का पता लगाएंगे, जिसमें दादा भाई नारोजी, विलियम डिग्बी, पिंडले सेरस, VRKV राव, ठीक है, और RC देसाई, ये कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय को पता लगाने की कोशिश करी। और क्या निकला? उसमें यह निकला कि भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की जो रफ्तार है, जो बढ़ने की रफ्तार है, वो बहुत ही ज्यादा कम है, ठीक है। और कितना है? भारत का उत्पादन यानी भारत की GDP 2% से भी कम रफ्तार से बढ़ रही थी, जो आज 7%, 8% की रफ्तार से बढ़ती है। और भारत की प्रति व्यक्ति आय जो थी वो कितनी थी? 0.5% से भी कम की रफ्तार से बढ़ रही थी, जो आज 5%, 6% और 7% की रफ्तार से बढ़ता है। तो इससे आपको अंदाजा लग सकता है कि अंग्रेजों ने हमारे देश में कोई कार्य नहीं करा, जिसकी वजह से हमारे देश के अंदर कोई प्रोडक्शन हाउसेस, कोई उत्पादन में ना फैक्ट्रियां थी, ना कारखाने थे, ना एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छा था, जिसकी वजह से लोगों की प्रति व्यक्ति आय और लोगों देश का राष्ट्रीय आय बहुत ही ज्यादा कम था। इसीलिए हम लोग बोलते थे कि हमारी अर्थव्यवस्था एक गतिहीन अर्थव्यवस्था थी, कोई काम नहीं चल रहा था। एक होता है पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था। पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था हम किसको कहते हैं? एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले में बहुत ज्यादा पिछड़ गई हो। दुनिया के दूसरे देश जब एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा काम कर रहे थे, ठीक है, यूरोप के सारे देश जब बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, कारखाने और अपने औद्योगिक क्षेत्रों को बढ़ा रहे थे, तब भारत के अंदर लोग अपनी आजीविका के लिए भी संघर्ष कर रहे थे। मतलब इतने पैसों के लिए भी संघर्ष कर रहे थे कि उनकी जीवन उनका अच्छे से बीत जाए, ठीक है। तो पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जहां पर ना कोई फैक्ट्री, ना कोई कारखाना, ना कोई कंपनी, कोई उत्पादन नहीं हो रहा, जिसकी वजह से प्रति व्यक्ति आय बहुत कम होती है। 1947 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 230 रुपए के लगभग थी, जिसकी वजह से ना तो लोगों को पर्याप्त भोजन मिलता था, ना कपड़े और ना ही आवास की सुविधाएं मुहैया हो पाती थी। तो दो बातें मैंने आपको समझा दी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी। अगला, कृषि का प्रभुत्व। देश के अंदर लोगों के पास कोई काम नहीं था। जैसे आज लोगों के पास बहुत सारा सर्विस सेक्टर के अंदर काम है, बहुत सारा फैक्ट्रियों के अंदर काम है, कारखानों के अंदर काम है, और रोजगार के बहुत सारे साधन भारत के अंदर है। लेकिन उस समय भारत के अंदर कोई भी रोजगार का साधन नहीं था, इसीलिए लोगों को मजबूर होकर कृषि के क्षेत्र में ही जाना पड़ता था। भारत की 72% से ज्यादा जो आबादी थी वो कृषि क्षेत्रों के अंदर लगी हुई थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कृषि क्षेत्र बहुत अच्छा था। हम इसके बारे में भी आगे पॉइंट पढ़ने वाले हैं। कृषि क्षेत्र, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत अच्छा था। कृषि क्षेत्र में बहुत ज्यादा पिछड़ापन था। कृषि क्षेत्र के अंदर बहुत ज्यादा छुपी हुई बेरोजगारी थी। कृषि क्षेत्र के अंदर उत्पादकता, उत्पादन बहुत कम, जमींदारी सिस्टम, बहुत ज्यादा बुरा हाल था कृषि क्षेत्र का। वो तो बस एक लोगों की मजबूरी थी कि लोग कृषि क्षेत्रों के अंदर लगे थे। लेकिन कृषि क्षेत्र भारत की जीडीपी में सिर्फ 50% का ही योगदान दे रही थी। इससे अंदाजा लगता है कि जिस क्षेत्र के अंदर देश की 72% जनसंख्या लगी हो और वो क्षेत्र देश के अंदर सिर्फ 50% जीडीपी के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो इससे आप पता लगा सकते हो कि उस क्षेत्र की कितनी बुरी हालत थी। तीन बातें हमने यहां पे पढ़ ली है। अगला, निराशाजनक उद्योगीकरण। अगर आज हम उद्योगों की बात करें तो आज भारत जो है पूरी दुनिया के अंदर तेजी से बढ़ता हुआ उद्योग दिखा रहा है, ठीक है। हमारे पास चीन जितना बड़ा उद्योग नहीं है,
लेकिन इतना छोटा उद्योग भी नहीं है। आज भारत बहुत सारी चीज़ों का उत्पादन करता है और देश के अंदर जो भी चीज़ है, चाहे उपभोक्ता वस्तु हो, चाहे वो पूंजीगत वस्तु हो, हर तरीके की वस्तुओं का भारत के अंदर उत्पादन किया जा रहा है और भारत का उद्योग तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन आज़ादी के समय भारत का सबसे बड़ा उद्योग, जब अंग्रेज भारत में आए थे तो भारत का सबसे बड़ा उद्योग था भारतीय हस्तशिल्प कला। हाथ से बने हुए बर्तन, हाथ से बने हुए कपड़े, हाथ से बने हुए फर्नीचर, इनकी पूरी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बहुत डिमांड थी। लेकिन जब अंग्रेज हमारे देश में आए तो उन्होंने ऐसे तरीके अपनाए, ऐसा टैक्सेशन स्ट्रक्चर अपनाया जिससे भारत के पूरे जो हस्तशिल्प कला थी पूरी तरीके से खत्म कर दिया। अंग्रेजों ने भारत की सबसे बड़े उद्योग भारतीय हस्तशिल्प कला को क्या कर दिया था, अपनी नीतियों से खत्म कर दिया ताकि अंग्रेजों का सामान भारत की मार्केट के अंदर बिक सके। तो इसके ऊपर भी अभी हम पूरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अंग्रेजों ने भारत की उद्योगों को खत्म करने के लिए विभेदक मूलक नीतियों को अपनाया, यानी कि दो तरीके के टैक्स अपनाते थे। अपने सामान पे कम टैक्स, भारत की चीजों पे ज्यादा टैक्स, जिससे भारत का उद्योग पूरी तरीके से खत्म हो गया। ठीक है, अगले नंबर पे आयात पर भारी निर्भरता। आजकल हमारे देश की गवर्नमेंट आयात को कम करने के लिए बहुत सारी योजनाएं बना रही है। आप लोगों ने स्किल इंडिया का नाम सुना होगा, स्टार्टअप्स का नाम सुना होगा, इसी तरीके से मेक इन इंडिया का नाम सुना होगा। ये सारी स्कीम्स भारत में इसलिए चलाए गए हैं ताकि भारत जो सामान विदेशों से मंगवाता है वो अपने देश में बनाए और विदेशों पे हमारी निर्भरता कम हो जाए। लेकिन जब अंग्रेज हमारे देश में राज कर रहे थे तो लगभग सारी चीजें हमारी ब्रिटेन से आती थी। 70% से हमारी जरूरत की 70% से ज्यादा चीजें हम लोग ब्रिटेन से मंगवाते थे, क्योंकि हमारे जो उद्योग था भारतीय हस्तशिल्प कला वो पूरी तरीके से खत्म हो गया था। चाहे उपभोक्ता वस्तु हो, चाहे रक्षा उपकरण हो, चाहे कोई भी चीज हो, भारत आयात पर निर्भर हो चुका था, यानी दूसरे देशों पर निर्भर हो चुका था। भारत में किसी भी तरीके की कोई चीजों का निर्माण नहीं किया जाता था। देश को मशीनरी और उत्पादन के अन्य उपकरणों के लिए आयात पर बहुत अधिक निर्भर रहना पड़ता था। ठीक है, देश के सशस्त्र बल भी अधिकांश रक्षा उपकरणों के लिए विदेशी आयातों पर बहुत अधिक निर्भर थे। क्लियर, भारत आयात पर निर्भर हो चुका था। अगले नंबर पे है सीमित शहरीकरण। ठीक है, अब देखो शहर और गांव में डिफरेंस ये होता है कि जो शहर होते हैं वहां पर आपको सुविधाएं ज्यादा उपलब्ध होती है रूरल एरिया के मुकाबले में। लोग गांव से शहर की तरफ क्यों आते हैं, आप खुद सोचो। लोगों की ये मानसिकता है और लोग ये सोच रखते हैं कि शहरों में अच्छी शिक्षा मिल सकती है, अच्छा स्वास्थ्य मिल सकता है, अच्छा आवास मिल सकता है और सुविधाएं मिल सकती है। लेकिन वही सुविधाएं जब रूरल एरिया में आते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में आते हैं, तो वो सुविधाएं कम हो जाती है। ठीक है, और अंग्रेजों के समय तो ये भेद और भी ज्यादा था। आज का जो रूरल एरिया है, आज का जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, वो तो फिर भी थोड़ा विकसित हो चुका है, लेकिन पहले इतना ज्यादा विकसित नहीं था। तो भारत के अधिकतर लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते थे। कितने? 86% लोग भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में रहते थे, जिनको ना तो अच्छा भोजन, ना तो वस्त्र, ना आवास की अच्छी सुविधा, ना शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी चीजें नहीं मिल पाती थी। भारत के सिर्फ 14% लोग ही शहरों में रहते थे। हालांकि ये डाटा काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। भारत के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई और वहीं पर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर भी काफी अच्छा हुआ है। ठीक है, अर्ध समानती अर्थव्यवस्था। भारत के अंदर उस समय भी मिश्रित अर्थव्यवस्था चलती थी आजादी के समय, और अंग्रेजों के शासनकाल में आज भी मिश्रित अर्थव्यवस्था चलती है। लेकिन आज की मिश्रित अर्थव्यवस्था में भारत को बहुत फायदा है। आज की मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार राशन बांटती है फ्री में, सरकार लोगों को फ्री में इलाज भी देती है, गरीब बच्चों को शिक्षा भी देती है, यानी सरकार बहुत सारे काम करती है। लेकिन उस समय की जो मिश्रित अर्थव्यवस्था थी उसमें सरकार कोई भी काम नहीं करती थी, सिर्फ नाम की एक मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, तो उस समय भी भारत के अंदर मिश्रित अर्थव्यवस्था ही चलती थी, सभी बच्चों को याद रखना है। तो मैंने आपको ये पॉइंट्स बता दिए कि 1947 में भारत की अर्थव्यवस्था के क्या हालत थे। हमारा यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है कंप्लीट खत्म हो जाता है। यहां से हमारा अगला क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, कृषि क्षेत्र की स्थिति 1947 में। तो फिर से मैं यही बोलूंगा कि इस क्वेश्चन को एग्जामिनर कई तरीके से पूछ सकता है। बोल सकता है कि 1947 में भारतीय कृषि की क्या हालत थी, तो भी आपने यही आंसर करना है। अगर आ जाए औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान भारतीय कृषि, तो भी आपने यही आंसर करना है। ठीक है, या फिर पूछ ले ब्रिटिश राज के दौरान भारतीय कृषि की स्थिति बताइए, या तो भी आपको सेम टाइप का आंसर करना। तो वर्ड याद रखना, इस तरीके से वो क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में। कृषि क्षेत्र
क्वेश्चन क्या है, 1947 में भारत का कृषि क्षेत्र कैसा था। ठीक है, तो जिस टाइम पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो किसान आंदोलन चल रहा है इस टाइम पर भी। ठीक है, और मैं आपको बताता हूँ कि आज ऐसा नहीं है, भारत सरकार किसानों के लिए बहुत सारे काम करती है, बहुत सारे काम। ठीक है, और आज़ादी के बाद से लेकर भारत सरकार ने किसानों के लिए बहुत सारे काम किए। ठीक है, भारत सरकार ने भूमि सुधार करा, भारत सरकार ने तकनीकी सुधार कृषि के अंदर किया हुआ है, एमएसपी दिया हुआ है, बहुत सारी सब्सिडी देती है, किसानों का बहुत सारा लोन भी माफ़ कर देती है। आज किसानों के लिए भारत सरकार के दिल में एक जो सॉफ्ट कॉर्नर होता है ना, वो है। ठीक है, लेकिन अगर यही चीज़ हम अंग्रेजों के शासनकाल में देखते हैं तो ये चीज़ नहीं था। उस समय के किसान बहुत ज़्यादा परेशान थे, और यही चीज़ें हमें पढ़नी है कि अंग्रेजों ने भारत के जो किसान थे उनके साथ उनका शोषण किस तरीके से किया। इस पूरे टॉपिक में हमें यही सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला, आज़ादी के समय भारत के कृषि क्षेत्रों की हालत क्या थी। सबसे पहला, निम्न उत्पादन और उत्पादकता। भारत के अंदर उत्पादन भी बहुत कम था और उत्पादकता भी बहुत ज़्यादा कम थी। ऐसा क्यों था, उत्पादन और उत्पादकता कम क्यों था, पहले बता देता हूँ। ना कोई सिंचाई की सुविधा, वर्षा पे पूरी तरीके से निर्भर रहता था, और किसानों के लिए कृषि एक फायदे का बिजनेस नहीं था। ठीक है, इसके अलावा जमींदारी प्रथा वहाँ पर चल रही थी। इसके अलावा भूमि के अंदर बहुत सारी दिक्कतें थी, कोई टेक्निकल रिफॉर्म नहीं था, कोई लैंड रिफॉर्म नहीं हुआ था, किसानों के पास पैसा नहीं था। ये सारे कारण थे जिसकी वजह से उत्पादन और उत्पादकता दोनों कम थे। एक डाटा से मैं आपको समझा देता हूँ कि ये बताया गया प्रोडक्टिविटी, यानी कि सबसे पहले हम उत्पादकता के ऊपर बात करते हैं, और दो डाटा है, एक 2019-20 और एक 1947 का डाटा है। अगर आप गेहूं की बात करते हो तो 1947 में 1 हेक्टेयर जमीन पर 660 किलो गेहूं उगता था। अब कितना आ रहा है, 3421, यानी जमीन उतनी है और उत्पादन चेक कर लो आप, उत्पादन चेक करोगे कम से कम 5 गुना उत्पादन बढ़ गया। रीजन, सिंचाई की सुविधाएं बढ़ी, किसानों के हाथ में फाइनेंस बढ़ा, किसानों को ट्रैक्टर, थ्रेशर जैसी सुविधाएं दी गई, किसानों को बीजों की सुविधाएं दी गई, और बहुत सारी सुविधाएं किसान को मिली, जिसकी वजह से संभव हो पाया। चावल में देखते हैं, 1 हेक्टेयर जमीन पर 665 किलो गेहूं उगता था, जो अब बढ़कर 2705 किलो गेहूं हो चुका है। तो कितने गुना, यहां पर आप चेक करो, जमीन उतनी ही है और उत्पादन कितना ज्यादा बढ़ गया। अब आ जाते हैं टोटल उत्पादन पे, कुल उत्पादन। 1947 में 64 लाख टन गेहूं का उत्पादन भारत में होता था, जो कि 2019-20 में बढ़कर 1076 लाख टन हो चुका है। तो आप यहां पर चेक कर सकते हो, कम से कम 16-17 गुना बढ़ चुका है। चावल का उत्पादन 220 किलो गेहूं और 220 किलो चावल 1 लाख टन का उत्पादन होता था भारत के अंदर, जो 2019-20 में बढ़कर 1184 लाख टन हो चुका है। तो आजादी के बाद से, ये डाटा आप चेक करो, आजादी के बाद, आजादी से पहले डाटा इतना कम क्यों था, उत्पादन भी कम, उत्पादकता भी कम, किसानों के पास पैसा नहीं था, किसानों के पास कोई सुविधाएं नहीं थी, किसानों के पास सिंचाई सुविधाएं नहीं थी, और किसानों का बहुत बड़े लेवल पे शोषण किया जा रहा था, जिस वजह से इस तरीके के डाटा थे। ठीक है, तो पहला पॉइंट मैंने आपको समझा दिया, उत्पादकता बहुत कम थी, उत्पादन भी बहुत ज्यादा कम था। तो ये पॉइंट आप याद रखना, डाटा आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम के अंदर। और दूसरा यहाँ पर भू बंदोबस्त प्रणाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजादी के समय या अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान भारत में क्या चल रहा था, भू बंदोबस्त प्रणाली, जिसे हम जमींदारी व्यवस्था या शोषक भू व्यवस्था प्रणाली के नाम से जानते हैं। अब ये सिस्टम क्या था, मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं। देखो, जब अंग्रेज भारत के अंदर आए तो उन्होंने देखा कि यार भारत के किसानों से हम किस तरीके से लगान ले, लगान बोले तो टैक्स हम किस तरीके से ले। भारत के किसान बहुत ज़्यादा बिखरे हैं, अगर हम एक एक किसान के पास जाएंगे तो हमें थोड़ा काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो अंग्रेजों ने क्या करा, भारत के जितने भी किसान थे सबकी ज़मीनों को छीन लिया, और सारी ज़मीनों को छीनने के बाद उसका मालिक कौन बन गई, ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करा कि कुछ जमींदारों को पकड़ा, जमींदार मतलब हर गाँव में कुछ बड़े बड़े लोग हुआ करते थे, तो उन जमींदारों को पकड़ा और वो सारी जमीन किनको दे दी, इन जमींदारों को दे दी। जमींदारों को क्या करी, सारी जमीन दे दी। ठीक है, और इन जमींदारों से बोला गया कि ये जितनी भी जमीन है, आज से इन सारी जमीन का मालिक हम तुम्हें बना रहे, जमींदारों को बना रहे। और जमींदारे से बोला गया कि तुम ये जमीन किसानों को, यानी कि जो मजदूर हैं, किसान हैं, छोटे फार्मर्स हैं, उनको
किस पे दे दो, किराए पर दे दो। जितनी भी फसल उगेगी उसमें से 50% फसल मेरे को चाहिए। 50%। किसने बोला? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। और इनको बोला गया जमींदारों को, तुम इनसे जितनी चाहे फसल ले सकते हो। तो सपोज दैट कि अगर इन्होंने 100 किलो गेहूं को उत्पादन करा, किसने? किसानों ने 100 किलो गेहूं का उत्पादन करा। इस 100 किलो में से ये 100 के 100 किलो गेहूं पहले इनको जमा करवाना पड़ता था किसके पास? जमींदार इसमें से 50 किलो गेहूं ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे देगा। बाकी जो 50 किलो बच गए, उस 50 किलो में से ये 40 किलो भी रख सकता है, 40 किलो रख सकता है, बाकी 10 किलो इनको दे दे, 20 किलो 15 किलो इनको दे दे। तो इसी को हम लोग कहते हैं जमींदारी प्रथा। अब ये जमींदारी प्रथा इतनी ज्यादा डेंजर थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसमें हमारे जितने भी एग्रीकल्चर की ज़मीन थी वो सारी ले ली और सबका मालिक किसको बना दिया? जमींदारों को। और जमींदार जितनी भी फसल वो उगाते थे, जमींदार इनको किराए पे ज़मीन देते थे, जितनी फसल वो उगाते थे किसान सारी फसल इनसे छीन लेते थे। लेकिन जब किसान फसल उगाते थे तो उसमें कॉस्ट भी तो लगती है फसल में, बीज डालने का खर्चा हुआ, सिंचाई का खर्चा हुआ, तो जमींदार खर्चा नहीं देता था बल्कि जमींदार इनकी सारी फसलें ले लेता था। तो किसानों के हाथ में एट द एंड इतनी कम फसल लगती थी कि वो अपने परिवार का गुजारा भी नहीं चला पाता था। इसी वजह से भारत के किसानों ने इस दौरान बहुत बड़े लेवल पर आत्महत्याएं भी करी हैं। ठीक है, इसी को बच्चों हम कहते हैं जमींदारी प्रथा। इस व्यवस्था के अनुसार कृषि क्षेत्र में होने वाला लाभ लगान के रूप में जमींदारों को जाता था। जो भी फसल उगाते थे सारी फसल जमींदारों के पास जमा रखनी पड़ती थी। जमींदार उसमें से एक निश्चित अनुपात ब्रिटिश सरकार को देने के पास खुद रखता था और थोड़ी बहुत फसलें इनको दे दिया करता था। ये जो सिस्टम था, ये जो जमींदारी प्रथा था, ये सबसे पहले बंगाल के अंदर लागू किया गया था। और किस बंदे ने लागू किया था उसका ये नाम है, और कब लागू करा गया था ये सन है। क्लियर? और उसके बाद धीरे धीरे ये नीति भारत के अंदर लगभग सभी एरिया के अंदर लागू कर दिया गया। ठीक है, तो किसने लागू करा, कहां पर सबसे पहले लागू हुआ और ये सिस्टम क्या कहता है, आप सभी बच्चों को याद होना चाहिए, तो इसको बढ़िया तरीके से नोट कर लेना। ठीक है, उसके बाद आता है कृषि का बाध्यकारी व्यवसायीकरण। देखो, हमारे जो किसान थे उस टाइम पे, तो किसान क्या उगाना चाहता है? किसान वो उगाना चाहता है जिससे उसकी फैमिली सरवाइव कर सके। जैसे किसान गेहूं उगाना चाहता था, किसान चावल उगाना चाहता था, किसान दाल की फसलें उगाना चाहता था। लेकिन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना, वो बहुत ज़्यादा तेज थी। देखो, उस दौरान जब अंग्रेज हमारे देश में राज कर रहे थे, उस दौरान ब्रिटेन के अंदर अंग्रेजों का बहुत बड़ा बिजनेस था और बहुत बड़ा उद्योग था कपड़ों का। अब कपड़े को, जब कपड़ों का उद्योग इतना बड़ा था तो उस कपड़े को रंग करने के लिए, ब्लीच करने के लिए उनको ना एक केमिकल की जरूरत थी, जिस केमिकल का नाम था नील। और नील एक केमिकल है, अगर उसकी खेती, अंग्रेजों ने सोचा कि इसकी खेती, हमें नील की बहुत बड़े लेवल पे रिक्वायरमेंट है, अंग्रेजों ने सोचा, क्योंकि हमारा उद्योग बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है कपड़ों का, और उनके कपड़े पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट किए जाते थे। उन्होंने सोचा यार नील की खेती अगर हम अपने देश के अंदर करेंगे तो नील की खेती तो बहुत डेंजर खेती है, केमिकल की खेती है, अगर हम अपने देश के अंदर करते हैं तो हमारे देश की सारी जमीन क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, और हमारे जो किसान है वो बेरोजगार हो जाएंगे। तो क्यों ना इसके लिए किसी और देश को चुना जाए। तो भारत को उन्होंने चुना कि किसी तरीके से यहाँ के किसानों को कुछ एडवांस पैसा देकर, कुछ लालच देकर, कुछ ऋण के जाल में फंसाकर या जमींदारों के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बनाकर भारत के लोगों से क्या करवाया जाए, जबरदस्ती नील की खेती करवाई जाए, जूट की खेती करवाई जाए, कपास की खेती करवाई जाए, ताकि भारत के जो किसान है उनका शोषण आसानी से किया जा सके। और साथ ही साथ अगर इनकी जमीनें खराब भी होती है तो हमें इससे क्या मतलब है, ये चीज सोचा अंग्रेजों ने। तो भारत के लोगों को जबरदस्ती चावल, गेहूं, दाल जैसी फसलों को छोड़कर नगदी फसलें, जिसे हम लोग बोल देते हैं कि व्यवसायीकरण वाली फसलें, नगदी फसल उगाने के लिए क्या करा गया, मजबूर, जिसमें कपास, जूट और प्रमुख थी सबसे ज्यादा नील की खेती। क्लियर हो गया? इसके लिए किसानों को अग्रिम धन यानी कि एडवांस पैसा भी दिया जाता था लालच के तौर पे, और फिर उनको लोन के जाल में फंसा लिया जाता था और फिर जबरदस्ती किया जाता था कि अब तुम्हें नील की खेती करनी ही पड़ेगी। क्लियर हो गया? उसके बाद आ जाते हैं कृषि क्षेत्र में उस समय और क्या था, भूमि के स्वामी तथा उसे जोतने वाले किसानों के बीच में चौड़ी खाई। जैसा कि मैंने बताया, जमींदार और जो किसान थे उनके बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई रहती थी, क्योंकि अंग्रेजों ने सारी जमीन को छीनकर जमींदारों को दे दी थी और फार्मर की सारी जमीन जमींदारों के हाथ में आ गई थी, और जमींदार जबरदस्ती उनसे उनकी सारी फसलें छीन लिया करते थे और उनके साथ सही व्यवहार नहीं करते थे, जिसकी वजह से जमीन को जोतने वाले यानी कि किसान
और उसके जो मालिक यानी कि जो जमींदार होते थे उनके बीच में अक्सर लड़ाई झगड़ा देखने के लिए मिलता रहता था। तो इंडिया के अंदर आज़ादी के बाद तो इसके ऊपर बहुत सारी मूवियाँ भी बनी, जो मदर इंडिया मूवी आपने देखी है तो ये मूवी इसी के ऊपर बनी हुई है, जिसके अंदर जो जमींदार हैं और जो फार्मर हैं उनकी लड़ाई दिखाई गई है। उसके अलावा छोटी और खंडित जोतें, भारत के अंदर जो किसान थे उस समय, देखो आज़ादी के बाद भारत सरकार ने भूमि सुधार करा, जहां पर भी जमीन इधर उधर बिखरी थी सारी जमीन को इकट्ठा करा और बहुत सारे काम करे, तकनीकी सुधार करे। लेकिन आज़ादी से पहले किसानों की समस्या ये थी कि एक तो किसानों के पास ज़मीनें बहुत कम थी, ज़मींदार उनको किराए पे दिया करते थे, उसका रेंट बहुत ज़्यादा हाई होता था। तो एक तो किसानों के पास ज़मीनें कम थी और प्लस में वो ज़मीनें ना बिखरी हुई थी। बिखरी होने का मतलब है कि कुछ ज़मीनें इधर हैं, कुछ ज़मीनें उधर हैं। जैसे मान लो एक फार्मर है, ठीक है, तो उसकी क्या है कि एक जमीन थोड़ी सी यहाँ पर है, कुछ यहाँ पर है, कुछ यहाँ पर है, कुछ यहाँ पर, तो उसको खेती करने में बहुत दिक्कत होती थी। अलग अलग जगह पे सिंचाई करना, अलग अलग जगह पर फिर बुआई करना, अलग अलग जगह पर कटाई करना, मतलब बड़ी ज़्यादा कॉस्ट बैठ जाती थी किसानों की। तो वही कह रहा है कि उस समय किसानों के पास बहुत ही बिखरी हुई जमीनें थी, टुकड़ों में बिखरी हुई, जिसकी वजह से उनको जोतने की लागत मतलब होता है खेती करने की जो लागत होती थी बहुत ज़्यादा अधिक हुआ करती थी। निर्वाह का दृष्टिकोण, आज के किसान बहुत ज़्यादा सशक्त हो गए हैं और किसानों के पास इतना राइट भी है कि वो सरकार के खिलाफ आंदोलन भी करते हैं अगर वो सरकार कोई बात उनकी नहीं मानती है तो, ठीक है, और सड़कों पे भी उतर जाते हैं। आज के किसानों के पास इतना राइट है। लेकिन उस समय की बात अगर हम करें तो उस समय किसानों के पास इस तरह की कोई पावर नहीं हुआ करती थी। किसान तो बहुत बेचारा था उस टाइम पर। किसान सोचता था कि किसी तरीके से बस मुझे इतनी फसल मिल जाए, वो दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार था, बस वही सोचता था कि यार किसी तरीके से मुझे सिर्फ इतनी सी फसल मिल जाए कि मेरे परिवार का गुजारा अच्छे से चल जाए। तो उस समय के जो किसान थे वो लाभ को छोड़कर, है ना, वो किस उद्देश्य से काम करते थे? सिर्फ अपनी परिवार की मूल आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से काम करते थे। निवेश में कमी, सरकार उस समय हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसके अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करती थी। आज किसानों के लिए सरकार बहुत सारा निवेश करती है, जैसे फ्री में बिजली दे देना, फ्री में पानी की सप्लाई दे देना, इसके अलावा बहुत सारा जैसे कर्ज माफ़ कर देना या फिर बहुत कम दरों पर कर्ज उपलब्ध करा देना या फिर सब्सिडी रेट पर ही जैसे ट्रैक्टर, थ्रेशर्स जैसी चीज़ें अवेलेबल करवा देना, ठीक है। तो आज सरकार बहुत सारा निवेश कर रही है और आज के हिसाब से ये बोला जाता है कि ये भी बहुत ज़्यादा कम है किसानों के लिए जो निवेश किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन उस समय की गवर्नमेंट तो कुछ भी निवेश नहीं कर रही थी, कुछ भी निवेश, ठीक है। निवेश में बहुत ज्यादा कमी थी। आज भारतीय सरकार बांध लगवाती है, बाढ़ नियंत्रण, जल निकासी, बहुत सारी चीजों पर काम करती है, लेकिन उस समय ऐसा कोई भी काम नहीं किया जा रहा था, जिस वजह से किसानों की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। किसानों के पास सिंचाई सुविधा जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं थी। तो फाइनेंस तो दूर की बात है, पैसा कर्ज तो दूर की बात है, ठीक है। तो अगर एग्जाम में आ जाता है कृषि क्षेत्र की हालत कैसी थी 1947 में ब्रिटिश राज में औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान, तो यह आंसर आपको करना है। इसी में एक जॉइंट टॉपिक है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में अकाल। आपको पता है अंग्रेजों ने 200 सालों तक भारत के अंदर राज करा और इस दौरान भारत के अंदर लगातार बहुत बड़े बड़े अकाल है। अकाल का मतलब क्या होता है? अकाल का मतलब होता है अनाज का अभाव और जिसकी वजह से देश के अंदर भारी भूखमरी, ठीक है। 1760 से लेकर 1943 तक भारत के अंदर नियमित तौर पर अकाल आए हैं और सबसे खतरनाक अकाल था जो बंगाल वाला अकाल था। इसके अंदर लगभग 85 मिलियन यानी 8.5 करोड़ लोगों की मौत हुई है भारत के अंदर अकाल की वजह से। 8.5 करोड़ लोगों को, ये तो बस एक पेपर वाला डाटा है और ना जाने कितने होंगे। तो 8.5 करोड़ लोगों को अंग्रेजों ने हमारे देश के अंदर जो है भूख और अनाज की कमी की वजह से ही मार दिया, ठीक है। तो ये बताया गया यहाँ पर देश का विभाजन एवं इसका प्रभाव। अच्छा, एक तो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की इतनी ज़्यादा बुरी हालत थी 1947 से पहले, ठीक है, लेकिन विभाजन ने भी, आपको पता है हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो फिर हमारे देश का विभाजन हुआ इंडिया और पाकिस्तान के रूप में। इस विभाजन में भी इंडियन एग्रीकल्चर को हर्ट हुआ है। कैसे हर्ट हुआ है? जैसे जब विभाजन हुआ तो भारत के अंदर 82% जनसंख्या रहेगी, बाकी की सारी जो जनसंख्या थी वो कहाँ चलेगी? पाकिस्तान।
तो अगर भारत में 82% जनसंख्या रुक गई तो भारत को एग्रीकल्चर का कितना क्षेत्र मिलना चाहिए था? 82%, लेकिन सिर्फ कितना मिला? 65% एग्रीकल्चर का सेक्टर मिला। और उसमें भी जो भारत की सबसे उपजाऊ जमीन थी, पश्चिमी पंजाब और सिंध की जो जमीन थी, जो बहुत ज्यादा उपजाऊ थी, वो कहाँ चली गई? पाकिस्तान के अंदर चली गई, जिससे भारतीय कृषि को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ उस दौरान। ठीक है, तो ये याद रख लेना है सभी बच्चों को। ठीक है, तो मैंने आपको पूरी तरीके से यहाँ पर खत्म करवा दिया कि 1947 में भारतीय कृषि क्षेत्रों की क्या हालत थी। अगर एग्जाम में आता है तो आपने ये आंसर करने हैं। सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए कि 1947 में भारतीय कृषि क्षेत्र की क्या हालत थी। बच्चों, अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने के लिए जा रहे हैं। इसमें क्या है? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय औद्योगिक क्षेत्रों की क्या हालत थी 1947 के दौरान? देखो, आज भारत के औद्योगिक क्षेत्रों में लगभग अगर हम बात करें तो 24 से 25% लोगों को रोजगार मिल रहा है। लेकिन उस समय भारत के अंदर उद्योगों में, देखो, भारत का सबसे बड़ा उद्योग था जब अंग्रेज हमारे देश में आए, तो भारत का सबसे बड़ा उद्योग था भारतीय हस्तशिल्प कला, जैसे इंग्लिश में हम लोग हैंडीक्राफ्ट्स कहते हैं। हस्तशिल्प कला में क्या होता था? हाथ से बनी हुई चीजें, जैसे हाथ से बने हुए कपड़े, फर्नीचर, बर्तन, इन सब का जो डिमांड था वो इंडियन मार्केट के अंदर भी था, और प्लस इंडिया इसको एक्सपोर्ट भी किया करता था दुनिया के आसपास के देशों के अंदर। और इससे बहुत सारा पैसा, बहुत सारा रेवेन्यू इंडिया के जो प्रोड्यूसर्स थे वो जनरेट कर रहे थे। लेकिन जब अंग्रेज हमारे देश के अंदर आए तो उन्होंने देखा कि यार, भारत की इतनी बड़ी इंडस्ट्री हैंडीक्राफ्ट है, जब तक हम इसको खत्म नहीं करेंगे, सोचो अगर वो भारत के अंदर आए, उनका तो पर्पस यही था ना कि किसी तरीके से इंडियन मार्केट के अंदर अपना सामान बेचेंगे और इंडिया का जो रॉ मटेरियल है वो यहाँ से कम दामों में लेके जाएंगे अपने देश के अंदर, क्योंकि उनको अपने उद्योगों के लिए कच्चे माल की जरूरत थी। तो अगर वो भारत के हैंडीक्राफ्ट्स को खत्म करते तो इससे इनके दोनों सपने पूरे हो जाए। अगर वो भारतीय हस्तशिल्प कला को खत्म कर देते, भारत का उद्योग खत्म कर देते, तो इससे उनको क्या फायदा मिलता? सबसे पहला, इंडियन मार्केट के अंदर, अब इंडियन मार्केट भारतीय हस्तशिल्प कला से जैसे खत्म होती तो वो अपने ब्रिटेन का सामान लाकर इंडिया में बेच सकते थे। पहला फायदा इनको ये मिला कि अपना सामान बेचने के लिए मार्केट मिल जाती। और दूसरा, अब पहले जो भारत का रॉ मटेरियल हस्तशिल्प कला में इस्तेमाल होता था, अब वो रॉ मटेरियल बचेगा, तो वो रॉ मटेरियल अंग्रेज हमारे से बहुत कम दामों में खरीद के लेके जाएंगे। तो इसीलिए अंग्रेजों ने बहुत सारी ऐसी नीतियां, बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज बनाई जिससे भारत का हस्तशिल्प कला पूरी तरीके से खत्म हो जाए। तो उसी बारे में हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि कैसे भारत की हस्तशिल्प कला को उन्होंने 1947 तक पूरी तरीके से खत्म कर दिया। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय औद्योगिक क्षेत्र टॉपिक का नाम है। तो कहता है कि व्यवस्थित ढंग से औद्योगिकरण का पतन, व्यवस्थित ढंग से। ऐसा नहीं अंग्रेज हमारे देश में आए, बोला जी भारतीय हस्तशिल्प कला, मान लो कहीं पे फैक्ट्री चल रही है, कारखाने, चलो जी इसे बंद करो, ऐसा नहीं करा, बल्कि उन्होंने व्यवस्थित ढंग से भारत के उद्योगों का पतन करा। व्यवस्थित ढंग से मतलब एक कानूनी तरीके से। ठीक है, अब क्या था? ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप औद्योगिक आगतों की जरूरतों को पूरा करने हेतु भारत की संपदा जैसे कच्चा माल तथा प्राथमिक उत्पादकों का शोषण किया गया। ब्रिटेन के अंदर बहुत बड़ा औद्योगिक क्रांति चल रहा था और उसके लिए उसे कच्चे माल की जरूरत थी, जिसकी वजह से वो भारत के अंदर आए और वो कच्चे माल को भारत से, भारतीय हस्तशिल्प कला को खत्म करने के बाद जो भी कच्चा माल था उन्होंने हमसे बहुत कम रेट पर खरीदा। ब्रिटेन की औद्योगिक वस्तुओं की बिक्री के लिए भारत में संभव बाजार को पूरा लाभ उठाना। तो सबसे पहले बात सब बच्चों को याद रखना है, पहला क्वेश्चन, कि भारतीय उद्योगों को अंग्रेजों ने क्यों खत्म करा? इसके पीछे दो रीजन थे। सबसे पहला, भारत के कच्चे माल का शोषण करना, दूसरा भारत के अंदर अपने तैयार माल को लाकर भारत को बाजार के रूप में इस्तेमाल करना। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाता है भारत के अंदर व्यवस्थित ढंग से उद्योगों का पतन अंग्रेजों ने क्यों करा? तो ये दो रीजन आप लिख सकते हो। ठीक बच्चों, अब एक क्वेश्चन आ जाता है, इस व्यवस्थित ढंग से उद्योगीकरण के पतन वर्ड यहाँ पे लिखना भूल गया मैं, पतन के प्रभाव यहाँ पे लिखना था, प्रभाव। अब जब अंग्रेजों ने भारत के उद्योगों का व्यवस्थित ढंग से पतन करा, बेटा व्यवस्थित ढंग इसलिए हमने यूज करा है क्योंकि अंग्रेजों ने सीधा खत्म नहीं करा हमारे उद्योगों को, बल्कि कर नीति ऐसी अपनाई, ठीक है, या फिर ऐसी पॉलिसीज बनाई जिससे हमारे उद्योग अपने आप धीरे धीरे खत्म होते हुए चले गए। ठीक है, तो अब जब ये खत्म हुए तो इससे क्या हुआ? भारतीय हस्तशिल्प कला के अंदर भारत की बहुत बड़ी आबादी लगी हुई थी उस उद्योग के अंदर। तो जैसे वो उद्योग खत्म हुआ तो धीरे धीरे भारत के अंदर बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए, बहुत सारे लोग निर्धन हो गए और निर्धनता रेखा के नीचे चले गए। क्लियर हुआ? तो ये बात यहाँ पर लिखी गई है।
बच्चों एक क्वेश्चन आ जाता है, हस्तशिल्प कला के पतन के कारण, भारत के अंदर हस्तशिल्प कला के पतन के क्या कारण है। जैसा कि मैंने बताया कि भारतीय उद्योगों को यानी भारतीय हस्तशिल्प कला को अंग्रेजों ने व्यवस्थित ढंग से पतन करा, यानी ऐसी नीतियां, ऐसी स्कीम्स, ऐसी पॉलिसीज बनाई जिससे भारतीय हस्तशिल्प कला अपने आप मार्केट से गायब हो गया। उसमें सबसे बड़ा कदम अंग्रेजों का था विभेदात्मक प्रशुल्क नीति। अब ये विभेदात्मक प्रशुल्क नीति क्या कहता है, ये सिंपल सी बात कहता है कि इंडिया के अंदर जो सामान बनता है, यानी कि जो इंडिया की हैंडीक्राफ्ट्स है, हस्तशिल्प कला है, ठीक है, जो हाथ से बनी हुई, हाथ से निर्मित चीजें हैं, उन उद्योगों के ऊपर ज्यादा टैक्स लगाओ, जिससे वो इंडियन मार्केट में भी महंगा होगा और उसका एक्सपोर्ट अगर वो दूसरे देशों में ले जाकर बेचेंगे तो वहां पर भी वो महंगा होगा, जिससे वो बिकना बंद हो जाएगा। तो जब भारत का सामान बिकना बंद हो जाएगा तो हम अपना सामान यहाँ पर कम टैक्स रेट पर लेकर आएंगे और इंडियन मार्केट के अंदर हमारा सामान बिकेगा। इसके अलावा भारत के अंदर जो रॉ मटेरियल है उसको भी हम कम टैक्स रेट पर क्या करेंगे, स्वतंत्र रूप से भारत के अंदर से लेकर जाएंगे। ये नीति कहता है, कुल मिलाकर ये नीति कहता है दो तरीके का टैक्स होगा, भारतीय चीजों के लिए अधिक टैक्स और अंग्रेजों के लिए, जो अंग्रेज जो निर्मित वस्तु लेकर आ रहे, मशीन निर्मित वस्तु लेकर आ रहे, उनके ऊपर कम टैक्स। ठीक है, तो ये बात कहता है। इस नीति से भारत से कच्चे माल का निर्यात करना और निर्मित वस्तुओं का भारत के अंदर क्या करना, आयात करना। ठीक है, भारतीय हस्तशिल्प कला के ऊपर भारी प्रशुल्क लगाएंगे और भारतीय बाजार के अंदर जो ब्रिटेन का निर्मित वस्तु है उसका हम लोग क्या करेंगे, उसको हम इंट्रोड्यूस करेंगे, यानी उसको हम भारत में उतारेंगे। ठीक है, और भारतीय सामान क्योंकि महंगा हो जाएगा ज्यादा टैक्स लगने की वजह से, जिसकी वजह से लोग उसको खत्म कर देंगे और भारत के अंदर भारतीय हस्तशिल्प कला का पतन हो जाएगा। तो ये अगर एग्जाम में पूछेगा तो वो विभेदात्मक प्रशुल्क नीति के बारे में ही आपसे पूछेगा। इसके अलावा कुछ और भी छोटे मोटे कारण है भारतीय हस्तशिल्प कला के पतन के कारण में लोग आ गया, मांग का स्वरूप बदल रहा था, अंग्रेज हमारे देश में आ रहे थे, उनका कल्चर धीरे धीरे आ रहा था और उनके देश में मशीन से बनी हुई चीज़ों का चलन था, तो भारत के अंदर भी जो मांग का स्वरूप है वो चेंज हो रहा था। राज दरबारों का लोप होना, अंग्रेज तेजी से भारत के अंदर राज दरबारों को गायब कर रहे थे, राजाओं को हरा रहे थे, उनके ऊपर राज कर रहे थे, जिसकी वजह से पहले राजा हाथ से बनी हुई चीज़ों को बहुत फॉलो करते थे हस्तशिल्प कला को, तो उनकी प्रजा भी करती थी, क्योंकि अब राज दरबार राजा ही गायब हो रहे थे तो फिर इसका चलन भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। मशीन निर्मित वस्तुओं की कीमत का कम होना, क्योंकि मशीन से बनी हुई चीज़ों को जल्दी बना दिया जाता है, कॉस्ट कम लगती है, समय कम लगता है और उनके ऊपर टैक्स भी सरकार कम लगा रही थी, जिसकी वजह से उनके रेट बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर कम थे। तो अगर एग्जाम में आ जाता है भारतीय हस्तशिल्प कला के पतन के क्या कारण है, तो इस तरीके से आप लिखोगे, भारतीय हस्तशिल्प कला को अंग्रेजों ने किस तरीके से खत्म करा, अंग्रेजों ने व्यवस्थित ढंग से उसका पतन करा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हस्तशिल्प कला के पतन के विपरीत प्रभाव। भारत में जैसी हस्तशिल्प कला खत्म हुआ तो इसका क्या प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ा, बेरोजगारी चारों तरफ छा गई। ठीक है, निर्मित वस्तुओं का भारत में आयात होने लगा, पूंजीगत वस्तु और उद्योगों का अभाव हो गया, यानी कि पूंजीगत वस्तुओं का अभाव होने लगा भारत के अंदर, और सकल घरेलू उत्पाद में गिरावट आई, यानी कि भारत की जीडीपी तेजी से गिरने लग गई। तो ये प्रभाव पड़ा है। स्वतंत्रता के समय भारत में कार्यरत आधुनिक उद्योग। ठीक है, देखो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो ऐसा नहीं था कि जब हस्तशिल्प कला भारत का खत्म हुआ तो भारत के भी कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने भारत में मॉडर्न इंडस्ट्री, यानी कि जो उस समय की जो एडवांस इंडस्ट्री थी, एडवांस उद्योग थे, उनकी शुरुआत कर दी थी। लेकिन अंग्रेजों ने उनको भी पनपने नहीं दिया। अंग्रेजों को पता था कि अगर भारत के आधुनिक उद्योग पनप जाएंगे, चाहे वो कपड़े का हो, फर्नीचर का हो, मशीन का हो, तो हमारा जो सामान आ रहा है वो इंडियन मार्केट में नहीं बिकेगा। इसलिए भारतीय हस्तशिल्प कला को तो उन्होंने खत्म करा, लेकिन भारत के जो आधुनिक उद्योग थे उनको भी आगे नहीं बढ़ने दिया। उनको रिसोर्सेज की कमी रखी, उनको फाइनेंस की कमी रखी, ताकि वो लोग आगे ना बढ़ सके। स्वतंत्रता के समय कार्यरत भारत के आधुनिक उद्योगों का योगदान थोड़ा सा समझते हैं। निजी क्षेत्र की पहल के कारण 19वीं सदी के शुरू में आधुनिकीकरण के उद्योगों की स्थापना शुरू हुई। भारत में 19वीं सदी के शुरू में कुछ उद्योगों की शुरुआत हो चुकी थी, जिसमें सूती वस्त्र पे तो भारतीयों का ही वर्चस्व था। सूती वस्त्र में भारतीय लोगों का ही वर्चस्व था आधुनिक उद्योगों के अंदर। 1907 के अंदर भारत की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी टिस्को का भी शुरुआत हो चुका था, लेकिन फिर भी इनकी शुरुआत हो गई थी, लेकिन ये ग्रो नहीं कर पा रहे थे। रीजन अंग्रेजों के द्वारा जो बनाई गई पॉलिसीज थी उसकी वजह से। ठीक है,
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद चीनी, सीमेंट, कागज आदि क्षेत्रों में भी कुछ और अन्य उद्योगों का अस्तित्व भारत के अंदर आया। तो कुल मिलाकर बात यह, औद्योगिक क्षेत्र अगर आ जाता है एग्जाम के अंदर 1947 में, उद्योगों का व्यवस्थित ढंग से अंग्रेजों ने पतन करा। क्यों करा वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, भारतीय हस्तशिल्प कला का पतन कैसे किया गया और भारत के आधुनिक उद्योगों की क्या स्थिति थी 1947 में, ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पर हमारा औद्योगिक क्षेत्र जो है वो पूरी तरीके से बच्चों खत्म हो जाता है। अब एक और टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं कि 1947 के अंदर भारत का जो विदेशी व्यापार था बच्चों वो कैसा था। विदेशी व्यापार बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, या फिर आप बोल सकते हो ब्रिटिश राज के दौरान भारतीय विदेशी व्यापार की क्या हालत थी, या 1947 में कैसी थी, या उपनिवेशिक शासनकाल के दौरान कैसी थी। देखो, अंग्रेजों के आने से पहले भारत मसालों का, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का और भारतीय हस्तशिल्प कला का पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट किया करता था और बहुत सारे देशों के अंदर हमारे लेन देन थे। इवन आज आज़ादी के बाद भी इंडिया, आज के टाइम की अगर मैं बात करता हूँ तो इंडिया लगभग 190 से ज़्यादा देशों के साथ इस समय क्या कर रहा है, व्यापार कर रहा है, किसी से ज़्यादा किसी से कम। लेकिन 1947 या फिर जब अंग्रेज हमारे देश में राज कर रहे थे तो भारत का ज्यादातर व्यापार सिर्फ ब्रिटेन के साथ था। और व्यापार भी कैसा, मैं आपको समझा देता हूं। हम उनको अपना कच्चा माल बेच देते थे, जो कि कोई भी देश अपना कच्चा माल नहीं बेचना चाहिए। अगर आप अपना कच्चा माल बेच दोगे तो आपके देश के अंदर उद्योग कैसे बनेंगे। हम अपना कच्चा माल उनको बेचते थे, उनसे तैयार माल खरीदते थे, जिसकी वजह से हमारे देश के अंदर उद्योग ही नहीं थे। इसके अलावा ब्रिटेन के अलावा थोड़ा बहुत हमारा जो व्यवसाय था वो श्रीलंका, ईरान, अफगानिस्तान, इन लोगों के साथ था। तो आइए जरा समझते हैं क्या क्या था। भारत क्या बेचता था विदेशों को, सिर्फ प्राथमिक वस्तुओं का निर्यात करता था और तैयार चीजों का आयात किया करता था। क्लियर, इस दोनों पॉइंट्स में ये लिखा है। भारत के विदेशी व्यापार पर एकाधिकार नियंत्रण था। किसका? आधे से ज्यादा व्यापार पर ब्रिटेन का हिस्सा था। बाकी कुछ चीन, श्रीलंका और ईरान के साथ भी हम ट्रेड किया करते थे। ठीक है, और ये जो व्यापार है अंग्रेजों के साथ, जो हमारा व्यापार है, हम कच्चा माल उनको बेच देते थे, तैयार माल उनसे खरीदते थे। ये व्यापार और भी ज्यादा तेज हो गया जब सुएज नहर की खोज की गई। अब ये सुएज नहर क्या था? पहले क्या था कि जब इंडिया से कोई सामान, रॉ मटेरियल इंग्लैंड जाता था तो पूरा अफ्रीका घूम के ले जाना पड़ता था, जिससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत हाई आती थी। तो अंग्रेज क्या करते थे, थोड़ा कम ही ले जाते थे, यानी कि कम ही व्यापार करते थे। लेकिन अब अफ्रीका की साइड से हमें सीधा रास्ता मिल गया, अंग्रेजों को सीधा रास्ता मिल गया ब्रिटेन जाने का, जिसकी वजह से हमारे देश के अंदर से तेजी से रॉ मटेरियल जाने लगा और तैयार माल आने लगा। भारतीय अर्थव्यवस्था का तेजी से शोषण हुआ। कब? जब 1869 के अंदर सुएज नहर की खोज हुई, उसके बाद। तभी मैं आपको दिखा भी दूंगा मैप के अंदर। इसके अलावा क्या था? व्यापार में अधिक, परंतु केवल अंग्रेजों के लाभ के लिए। व्यापार में अधिक का मतलब क्या होता है? देखो, किसी भी देश की सिचुएशन अच्छी पता है कब होती है? जब उस देश का निर्यात ज्यादा होता है और आयात कम होता है। आज पता है, आज भारत के अंदर भारत का आयात ज्यादा है, निर्यात कम है, फिर भी हम लोग खुश हैं। पता है रीजन क्या है? क्योंकि हम तैयार माल बेचते हैं। ठीक है, जिससे हमारे देश के अंदर फैक्ट्री है, कारखाने हैं, हमारी जीडीपी बढ़ रही है। और हम लोग क्या करते हैं, बहुत कम जरूरत का सामान ही बाहर से खरीदते हैं। लेकिन उस समय भारत का निर्यात ज्यादा था, जो कि और अच्छी सिचुएशन होनी चाहिए। लेकिन भारत निर्यात सिर्फ क्या कर रहा था? कच्चा माल। अगर आप अपना कच्चा माल निर्यात कर दोगे तो आपके देश के अंदर जो फैक्ट्री है, कारखाने, उनके लिए तो कुछ बचेगा नहीं। तो फिर इसका मतलब आपके देश में उद्योग ही नहीं बचेगा। तो भारत उस समय निर्यात ज्यादा था और आयात कम था। लेकिन निर्यात किसका कर रहा था? सिर्फ कच्चे माल का। और इससे जो पैसा आता था, चलो हमने कच्चे माल का भी निर्यात करा तो उससे तो हमें कुछ पैसा आएगा ना। तो इंडिया के पास उससे जो भी पैसा आता था गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत के अंदर रोड बनवाने की जगह, डैम्स बनवाने की जगह, एग्रीकल्चर में फैसिलिटी देने की जगह या उद्योग बनाने की जगह, उस पैसे का इस्तेमाल वॉर लड़ने के लिए करती थी। क्योंकि अंग्रेज बहुत सारे देशों पर राज कर रहे थे तो उनका बहुत खर्चा होता था। और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, पुलिस को मेंटेन करने के लिए अंग्रेज सारा पैसा प्रशासनिक खर्चों पर प्रशासनिक खर्चे कर रहा था। यानी कि पैसा हमारा और काम उनके आ रहा था। कुल मिलाकर बात यह है। तो व्यापार में अधिक था, परंतु वो अंग्रेजों के लाभ के लिए था। क्लियर हो गया सभी बच्चों को? ये पॉइंट्स आप सभी बच्चों ने याद रखना है कि अगर विदेशी व्यापार आपसे पूछा जाए तो आपको ये लिखना है। क्लियर? अच्छा, एक सुएज नहर वाला पॉइंट मैंने आपको बताया तो मैं यहां पर समझा देता हूं। देखो, पहले क्या था कि यहां मुंबई से, इंडिया से अगर कोई सामान आपको ले जाना था, कहां? इंग्लैंड लेके जाना था, तो आप पहले ऐसे करके जाते थे। ठीक है, इस तरीके से। और दूरी बहुत ज़्यादा लग जाती थी। दूरी चेक कर लो कितनी दूरी लग जाती थी।
अगर आप इसे किलोमीटर के अंदर देखोगे तो 19,800 किलोमीटर लगता था, 19,800। उन्होंने सीधा रास्ता देख लिया, ये था सुएज नहर, ठीक है। तो यहाँ से सीधा रास्ता मिल गया, पहले रास्ता नहीं था, सीधा रास्ता मिल गया, जिसकी वजह से दूरी कितनी हो गई, 11,600, यानी बहुत सारी दूरी कम हो गई। अब ये दूरी कम होने की वजह से इंग्लैंड वालों को इंडिया से रॉ मटेरियल ले जाने और फिनिश गुड्स को लाने का जो कॉस्ट था और जो टाइम था वो काफ़ी कम हो गया, जिसकी वजह से ये व्यापार और ज़्यादा तेज़ी से चलने लगा और भारत के संसाधनों का शोषण और ज़्यादा तेज हो गया। क्लियर? तो ये है सुएज नहर, आप सभी बच्चों को याद रखना है। सुएज नहर के खुलने के बाद भारत के संसाधनों का और तेज़ी से शोषण किया गया, भारत से साथ जो अंग्रेजों का व्यापार था वो और तेज़ी से बढ़ गया। भारत की संपत्ति का निष्कासन, ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि भारत को सोने की चिड़िया कही जाती थी जब अंग्रेज हमारे देश में नहीं आए थे। अंग्रेजों के आने के बाद अंग्रेजों ने भारत के कच्चे माल को इतनी तेजी से शोषण करा और भारत के व्यापार को इतनी तेजी से शोषण करा, भारत के कृषि क्षेत्रों का इतनी तेजी से शोषण करा कि यहाँ पर लिखा हुआ है भारत की संपत्ति का निष्कासन उन्होंने बहुत तेजी से करा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या बातें हैं, भारत में अपने औपनिवेशिक शासन को चलाने के लिए, यानी कि भारत में औपनिवेशिक शासन का मतलब होता है जब कोई दूसरा देश किसी पर राज करता है, तो यानी अंग्रेजों ने भारत पर राज करने के लिए, ठीक है, और अपने प्रशासनिक खर्चों को चलाने के लिए और अपनी साम्राज्यवादी नीति को बनाए रखने के लिए, यानी जो दुनिया के दूसरे देशों पर वो क्या करते थे, राज करते थे, बहुत सारे खर्चे आते थे और उस खर्चे को उन्होंने भारतीय खजाने से पूरा करा, यानी भारत की संपत्ति को बेच कर क्या करा, उस खजाने को यानी उस खर्चों को पूरा करा। क्लियर हुआ? इस प्रकार भारत की संपत्ति का निष्कासन होता रहा। सुएज नहर के जरिए व्यापार, ये मैंने आपको समझा दिया। सुएज नहर के खुलने के बाद भारत का विदेशी व्यापार अंग्रेजों के साथ और तेज हो गया और भारत की संपत्ति का बहुत तेजी से क्या करा गया, शोषण किया गया, ठीक है। उसके बाद क्या पॉइंट आ रहा है इस चैप्टर के अंदर, अब 3 पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिए हैं, ठीक है, इस चैप्टर के। अगला है हमारा जनानकीय संरचना। देखो, जनानकीय संरचना के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि स्वास्थ्य की क्या स्थिति थी, शिक्षा की क्या स्थिति थी, तो कुल मिलाकर इस तरह की चीजें। तो ये सारी चीजें देखो, जनानकीय रूपरेखा जो होता है ना किसी भी देश का, वो शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो कुल मिलाकर हम ये पढ़ने वाले हैं शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या हालत है। देखो, आज इंडिया के अंदर जो हेल्थ की फैसिलिटी वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई, शहरी क्षेत्रों में तो बहुत अच्छी हो गई, ग्रामीण क्षेत्रों में भी काफ़ी सुधार हो रहा है। भारत सरकार बहुत बड़े बड़े रिसर्च सेंटर्स बना रही है, जैसे एम्स जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल बना रखे हैं, उससे छोटे फिर हॉस्पिटल है, उन्हें सपोर्ट करने के लिए क्लिनिक्स है, पॉली क्लिनिक्स है, इसके अलावा डिस्पेंसरीज हैं, ठीक है। दिल्ली के अंदर एक मोहल्ला क्लिनिक टाइप भी चलता है जो दिल्ली के स्टेट गवर्नमेंट ने चलाया हुआ है। तो आजकल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर लोगों को अच्छा स्वास्थ्य मिल सकता है। इन स्वास्थ्य की वजह से ही और इस अवेयरनेस की वजह से ही बर्थ रेट यानी जन्म दर जो है भारत का कम हुआ है, मृत्यु दर में कमी आई है, जीवन प्रत्याशा काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है, ठीक है। इसके अलावा एजुकेशन बहुत अच्छा हुआ है, एजुकेशन का लेवल बहुत अच्छा हुआ है, जिसकी वजह से स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या बढ़ी, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या बढ़ी, जिससे रोजगार बढ़ा और लोगों में अवेयरनेस आया, लोग अपनी स्वास्थ्य को लेकर, अपनी शिक्षा को लेकर अब सचेत हो गए। तो काफ़ी सारी चीज़ों में सुधार हुआ अंग्रेजी मतलब आज़ादी के बाद। लेकिन आज़ादी से पहले भारत के अंदर कोई हॉस्पिटल नहीं बढ़िया, भारत के अंदर छोटी मोटी फैसिलिटीज़ का अभाव, भारत के अंदर कोई शिक्षा नहीं, कोई स्कूल नहीं। तो ये सारी चीज़ इतना कम होने की वजह से भारत का जो जन्म दर था वो बहुत अधिक था, जो भारत की मृत्यु दर थी वो बहुत अधिक थी, क्योंकि भारत में तरह तरह की बीमारियां चल रही थी। इसके अलावा भारत के अंदर जीवन प्रत्याशा, लोग ऑन एन एवरेज बहुत कम जिया करते थे। भारत की जो साक्षरता दर था, पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा कम थी। तो आज़ादी के समय क्या चीज़ें थी जनान के रूपरेखा के अंदर, वही मैं आपको इस टॉपिक में बताने वाला हूँ। सबसे पहला जन्म दर तथा मृत्यु दर। भारत का जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही अधिक था, दोनों ही। जन्म दर 1000 लोगों पर 48 नए लोग आ जाते थे एक साल के अंदर, 48। इसका मतलब ये कि जैसे आज 1000 लोग हैं इस साल, तो अगले साल ये 1000 लोग 1048 में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो मृत्यु दर था वो 40 था, यानी 1000 लोगों पे 40 लोगों की मौत हो जाती थी। देश के अंदर व्यापक निर्धनता थी, व्यापक निर्धनता, पैसा नहीं था लोगों के पास बिल्कुल भी, ठीक है। शिशु मृत्यु दर बहुत अधिक था। 1000 बच्चों का जब जन्म होता था तो उसमें 218 बच्चों की मृत्यु हो जाती थी। रीजन, ज्यादातर बच्चे घर में पैदा हुआ करते थे,
हॉस्पिटल की फैसिलिटी नहीं थी, और बर्थ के टाइम पे बच्चों को बहुत केयर चाहिए होता है, वो केयर नहीं मिलता था, दवाइयाँ नहीं मिलती थी माँ को और बच्चे को, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों की मृत्यु हो जाती थी, जो कि अब कम होकर सिर्फ कितना हो चुका है, 33 प्रति हजार। अब 1000 बच्चों का जन्म होता है तो सिर्फ 33 बच्चों की मौत होती है। रीजन यह है कि निर्धनता थोड़ी कम हो गई, हॉस्पिटल की फैसिलिटी बढ़ गई, शिक्षा बढ़ गया, जो है हॉस्पिटल्स बढ़ गए, और साफ सफाई की व्यवस्था अच्छी हो गई, डॉक्टर्स बढ़ गए, नर्स बढ़ गए, बहुत सारी बीमारियों के ऊपर हमने जो है रिसर्च करके उनका इलाज ढूंढ लिया। जीवन प्रत्याशा, ऑन एन एवरेज लोग 32 साल जी पाते थे, कहीं कहीं पे 44 भी लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन अब बढ़कर ये क्या हो चुका है, 69, लगभग 70 साल अब भारत के अंदर लोग जी पाते हैं। रीजन है कि लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो चुकी है, लोगों के पास अच्छा स्वास्थ्य आ गया है, शिक्षा आ गया है, लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़े एक्टिव हो गए हैं, ये सारे कारण हैं, लोग जागरूक हो गए हैं कुल मिलाकर। साक्षरता दर, साक्षरता और शिक्षा दोनों में अंतर है। देखो, साक्षरता होती है और एक शिक्षा होती है। अगर शिक्षा होगी तो साक्षरता अपने आप आ जाएगी, लेकिन साक्षरता होगी तो जरूरी नहीं शिक्षा आ जाए। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। साक्षरता का मतलब है कि किसी भी एक लैंग्वेज को आप पढ़ सकते हो या फिर लिख सकते हो, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति कभी स्कूल नहीं गया पूरी जिंदगी और वो किसी भी एक लैंग्वेज में लिख लेता है या पढ़ लेता है, ठीक है, व्हाट्सएप पे देखा होगा आपने, बहुत सारे अंकल हैं व्हाट्सएप पे मैसेज पढ़ लेते हैं, कभी स्कूल नहीं गए लेकिन बहुत व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह पढ़ लेते हैं, ठीक है, और कुछ लिख भी लेते हैं, तो उसे हम साक्षर बोलेंगे। मतलब वो बंदा पूरा इलिटरेट नहीं, अंगूठा छाप नहीं है। तो भारत के अंदर एजुकेशन की बात नहीं हो रही। एजुकेशन कैसा होता है, जैसे पहली से पांचवी प्राइमरी एजुकेशन है, फिर 5वीं क्लास से लेकर 10वीं 12वीं क्लास तक ये क्या सेकेंडरी है, फिर हायर है, ठीक है। तो शिक्षा की बात नहीं हो रही, साक्षरता यानी ऐसे लोग जो किसी एक लैंग्वेज को, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, किसी एक लैंग्वेज को पढ़ सकते थे और लिख सकते थे, उनकी संख्या सिर्फ कितनी थी, उनकी संख्या सिर्फ 16% थी भारत के अंदर। आज ये 16% की जो है 80% हो चुका है। साक्षरता दर भारत की लगभग 80% से भी ऊपर है, ठीक है। और स्त्री के अंदर जो साक्षरता दर थी वो सिर्फ 7% थी। बात समझ में आई? तो इसका रीजन ये है कि भारत में स्कूल नहीं थे, कॉलेजेस नहीं थे, यानी पढ़ने लिखने की कोई सुविधा उस टाइम पे अवेलेबल अंग्रेजों के शासनकाल में नहीं थी। और जेंडर बायस बहुत ज्यादा था, भेदभाव बहुत ज्यादा था लड़का और लड़की में, क्योंकि 16% साक्षरता दर पुरुष में और सिर्फ 7% महिलाओं में, जिससे पता चलता है महिलाओं की स्थिति कितनी ज्यादा खराब थी। क्लियर है? तो ये पॉइंट्स हमने पढ़ लिए कि जनान की रूपरेखा कैसी थी, जन्म दर, मृत्यु दर हो गया, शिशु मृत्यु दर हो गया, जीवन प्रत्याशा और साक्षरता दर। ये पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे एग्जाम के अंदर आएगा तो। उसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है व्यावसायिक ढांचा। भारत के अंदर कितने लोग कहाँ कहाँ पर काम कर रहे थे, ठीक है। देखो, तो यहाँ पर बताया गया है प्राथमिक क्षेत्रों के अंदर 72.7%, द्वितीय क्षेत्र फैक्ट्री, कारखाना, माइनिंग वाइनिंग, इनमें तो लोग लगे ही नहीं। तृतीय क्षेत्रों के अंदर 17.2%। आज इंडिया के अंदर लगभग 40-44% यहाँ लगे हुए हैं, ठीक है, लगभग 24-25 यहाँ लगे हैं, लगभग 30-35% यहाँ लोग लगे हुए हैं। तो कुल मिलाकर आज़ादी के बाद भारत ने द्वितीयक यानी जो इंडस्ट्री है, सर्विस सेक्टर, इन पे काम करा, जिससे इनकी जनसंख्या इधर डाइवर्ट हुई है। लेकिन आज़ादी के समय भारत के लोगों के पास और ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे, तो ज़्यादातर लोग प्राथमिक क्षेत्र, कृषि, पशुपालन, इन सब चीज़ों में ही लगे हुए थे। बाकी द्वितीयक क्षेत्रों के अंदर भारत के अंदर 10.1, क्योंकि फैक्ट्री कारखाने ना के बराबर थे। और तृतीयक क्षेत्रों के अंदर भारत में सेवा क्षेत्र जैसे पोस्टल सर्विसेज, यातायात, संचार, इन सब चीज़ों में लगे हुए थे कितने, 17.2%। बस ये डाटा याद रखना है। और आपको इससे रिजल्ट ये मिलता है कि भारत में व्यवसाय का प्रमुख क्षेत्र था कृषि क्षेत्र, भारत में उद्योग और जो सेवा क्षेत्र है वो ना के बराबर थे। तो इसमें ये रिजल्ट निकलकर सामने आता है कि आज़ादी के समय रूपरेखा कैसी थी व्यवसायिक ढांचे की। तो ये आपने आंसर करना है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक बच्चों हमारे सामने आ रहा है आधारिक संरचना के बारे में, ठीक है। अब ये आधारिक संरचना क्या होता है? आधारिक संरचना में हम अपने देश के अंदर उन खास चीज़ों को इंक्लूड करते हैं जिसकी मदद से हमारे देश के अंदर व्यापार चलता है, उद्योग चलता है, जिसकी मदद से हमारे देश के अंदर लोगों का बिजनेस चल पाता है, ठीक है। तो उसमें जो कुछ खास चीज़ें हैं, देखो, आधारिक संरचना अगर अच्छी नहीं होगी, मान लो आज मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ कि आज एक दिन के लिए पूरा इंटरनेट खत्म कर दो, सड़कें ब्लॉक कर दो, तो क्या होगा? व्यवसाय बंद हो जाएगा, लोगों का पूरी तरीके से बिजनेस बंद हो जाएगा। तो उस समय जो आधारिक संरचना था भारत का वो कैसा था? आधारिक संरचना में हम यहाँ 3-4 चीज़ों की बात करेंगे। पहले सड़क की बात करेंगे, दूसरा हम रेलवे की बात करेंगे, ठीक है, तीसरा हम बंदरगाह वगैरह की बात करेंगे। तो इन कुछ खास चीज़ों में हम आधारिक संरचना की बात करने वाले हैं। सबसे पहले आधारिक संरचना का मतलब क्या होता है? आधारिक संरचना के अंतर्गत
आर्थिक परिवर्तन के तत्व, दो तरीके के तत्व आते हैं आधारिक संरचना में। पहला होता है आर्थिक परिवर्तन के तत्व, जिसमें हम लोग आता है यातायात के साधन, संचार, बैंकिंग, शक्ति, ऊर्जा। और दूसरा आता है सामाजिक परिवर्तन के तत्व। सामाजिक परिवर्तन के तत्व, सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास। तो आधारिक संरचना में दो तरीके के तत्व आते हैं, एक आर्थिक तत्व और दूसरा सामाजिक तत्व। आर्थिक तत्व में क्या क्या आता है, सामाजिक तत्व में क्या क्या आता है, ये दोनों मैंने आपको बता दिया। इनमें जो हम डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले सड़कों के ऊपर, दूसरा हम लोग रेलवे और तीसरा बंदरगाह के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले सबसे पहले सड़क के ऊपर बात करते हैं। आज भारत सरकार कई प्रकार की सड़कें चलाती है ना। गली मोहल्लों को जोड़ने वाली सड़कें हैं, गांव के अंदर भी सड़कें हैं, ठीक है। और जो गांव से निकलने वाली जो सड़कें होती हैं वो जिला को जोड़ती है, जिला से निकलने वाली जो सड़कें हैं वो हाईवे को जोड़ती है, हाईवे की जो सड़कें होती हैं, मतलब कुल मिलाकर सड़कों का एक जाल भारत सरकार ने बना दिया है। और पूरा 12 मौसम वाले सड़कें, ऐसा नहीं कि एक मौसम में थोड़ी ठंडी पड़ गई या बरसात हो गई तो सड़कें ब्लॉक हो जाएंगी, सड़कें बंद हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। भारत सरकार ने बहुत अच्छे लेवल पे सड़कें बनाई हुई हैं और 12 मौसम वाली सड़कें बनाई हुई है। प्राकृतिक आपदाओं में आसानी से वहां से उन सड़कों से पहुंचा जा सकता है, वहां पे अनाज पहुंचाया जा सकता है, लोग वहां से निकल सकते हैं चाहे तो। लेकिन अंग्रेजों के समय में ये सड़कें कैसी थी? अंग्रेजों ने सड़कें बनाते टाइम 2-3 चीजें ध्यान रखी। सबसे पहला, उन्होंने भारत के हर इलाके में सड़कें नहीं बनवाई। सड़कें सिर्फ वहीं बनाई जहां पर उनकी आर्मी मूव करेगी या जहां पर उनको प्रशासन चलाना था या जहां पर उनके लोग रह रहे थे, सिर्फ उन्होंने सड़कें वहीं बनवाई। भारत के अंदर 12 मौसम वाली कोई भी ऐसी सड़कें नहीं थी जो ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी क्षेत्रों से जोड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में जब बाढ़, भूकंप जैसी चीजें आ जाए तो वो वहां से निकलकर भाग सके। जिसकी वजह से जब अकाल पड़ जाता था, सड़कों की कमी की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों के लोग बहुत सारे, पूरा का पूरा गांव डूब जाता था, लोग वहां से भाग भी नहीं पाते थे, ठीक है। तो सड़कें अंग्रेजों ने बनवाई, लेकिन वहां बनवाई जहां उनको जरूरत थी, जहां उनकी आर्मी मूव करनी थी, जहां पर उनको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना था, जहां पर उनके प्रशासनिक लोग रहा करते थे, ना कि भारत और भारत के लोगों की भलाई के लिए। क्लियर? देश के विभिन्न भागों में कच्चे माल को बंदरगाहों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने सड़कें बनाई। सभी मौसम में उपयोग होने वाली पक्की सड़कों का अभाव था देश के अंदर, जिसकी वजह से प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित होने के बाद लोग वहां से भाग नहीं पाते थे, अपने स्थान से आगे नहीं निकल पाते थे। अब आते हैं हम लोग रेलवे में। हालांकि रेलवे को अंग्रेजों का एक बहुत बड़ा योगदान भारत के अंदर माना जाता है। तो अब रेलवे के अंदर क्या है, 1850 के अंदर रेलवे की शुरुआत भारत के अंदर की गई अंग्रेजों के द्वारा। अब रेलवे क्यों बनाया गया? रेलवे इसलिए बनाया गया ताकि भारत के अलग अलग हिस्सों से कच्चा माल बंदरगाहों तक पहुंचाया जा सके और जो तैयार माल है उसको इजीली इंडिया के अलग अलग भागों में, अलग अलग मार्केट्स में पहुंचाया जा सके। इसके अलावा अंग्रेजों ने अपने देश के लोगों के मूव करने के लिए, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या करा? रेलवे चलाया था। लेकिन फिर भी रेलवे से भारत के लोगों को भी कुछ फायदा मिला। लंबे सफर आसान हो गए, थोड़ा सा लोगों के लिए क्रांति करना आसान हो गया, लोगों के जो क्रांतिकारी लोग जो थे उनका आपस में मिलना आसान हो गया, तो भारत के लोगों को भी इससे थोड़ा बहुत फायदा मिल गया, ठीक है। तो रेलवे 1850 के अंदर भारत में पहली बार चलाई गई। क्यों चलाई गई? तैयार वस्तुओं को देश के विभिन्न भागों में पहुंचाने के लिए, ठीक है, और कच्चे माल को बंदरगाहों तक पहुंचाने के लिए, तथा प्रभावपूर्ण नियंत्रण प्रशासन बनाए रखने के लिए, ताकि आर्मी कहीं भी जरूरत है, कहीं क्रांतिकारी आंदोलन कर रहे हैं, आजादी की मांग कर रहे हैं, तो वहीं अपनी आर्मी तुरंत भेज देते थे, और बंदरगाहों से जोड़ने के लिए। तो ये, और पहला जो उन्होंने रेलवे चलाया था 1853 में चलाया था, मुंबई से लेकर थाने तक। फिर भी इसके बावजूद भी अंग्रेजों का ये एक महत्वपूर्ण योगदान भारत के अंदर माना जाता है। तो दो चीजें मैंने आपको बता दी, सड़कें बता दी और मैंने आपको रेलवे के बारे में बता दिया। उसके बाद आ जाता है बंदरगाह। बंदरगाह का मतलब तो आपको पता होगा, जो समुद्र किनारे पोर्ट्स होते हैं जहां पर आकर जहाज रुकते हैं, वहां से फिर क्या होता है, रेलवे में और क्या नाम है, ट्रकों में चीजें भर के देश के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। तो अंग्रेजों ने भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे बंदरगाह बनवाए ताकि वो कच्चा माल इजीली ब्रिटेन ले जा सके और तैयार माल इंडिया के अंदर ला सके। भारत के रेलवे के अंदर सकारात्मक प्रभाव, घरेलू बाजार का विस्तार हुआ, ठीक है, कृषि का व्यापारीकरण संभव हो पाया, कृषि के जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, लोगों की दूरियां समाप्त हुई, लोगों ने लंबे सफर लोगों के लिए आसान हो गए, अनाज के तीव्र संचलन और अकाल जैसी समस्याओं को थोड़ा सा नियंत्रण करने में हमारे को सहायता मिली। क्लियर? तो अंग्रेजों ने जो रेलवे की फैसिलिटी चलाई थी वो अपने फायदे के लिए चलाई थी, लेकिन फिर भी भारत के लोगों को भी इससे कुछ फायदा मिल गया, और फायदा क्या था वो मैंने आपको बता दिया। अब एक क्वेश्चन आ जाता है
ब्रिटिश शासन के सकारात्मक योगदान, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंग्रेजों ने 200 सालों तक राज करा, ठीक है, और 200 सालों तक राज करने के बाद उन्होंने लगातार भारत के अर्थव्यवस्था का शोषण करा, चाहे वो कृषि क्षेत्र हो, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे वो भारत का सेवा क्षेत्र हो, हर तरीके से भारत का शोषण करा और भारत के बहुत सारे रिसोर्सेज का निष्कासन करा, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद अंग्रेजों की एक्टिविटीज ने, अंग्रेजों के काम करने के तरीके ने हमें बहुत कुछ सिखाया। तो उनके इसी योगदान को इस टॉपिक के अंदर हमने पढ़ना है। सबसे पहला, कृषि का व्यवसायीकरण दृष्टिकोण। अंग्रेजों के आने से पहले हमारे किसानों का ये दृष्टिकोण था कि यार ये जो किसानी है ये तो एक बोल सकते हैं कि अपना जीवन चलाने का एक साधन है, ठीक है। तो किसानी में जो किसान थे उस टाइम के, वो क्या करते थे, इसे एक पार्ट टाइम की तरह करते थे। पार्ट टाइम मतलब यार थोड़ी बहुत फसल उगा लो, चलो अपने परिवार का गुजारा चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अंग्रेजों ने आकर हमें बताया कि गेहूं, चावल, दाल से हटकर कपास, जूट और नील की खेती, ऐसी खेती करके तुम बहुत सारा पैसा भी मार्केट से जनरेट कर सकते हो। वो तो अंग्रेजों की नीतियां खराब थी उस टाइम, तो हमारे जो किसान थे उनको लॉस हो जाता था। अगर जमींदारी प्रथा और ऐसे सिस्टम्स ना होते तो उस टाइम भी किसानों को बहुत फायदा होता, जैसे आज के किसानों को हो जाता है। तो अंग्रेजों ने पहली बार हमारे किसानों को समझाया कि जो कृषि है वो जीवन निर्वाह नहीं, बल्कि इससे भी तुम लाभ कमा सकते हो अगर इसे सही से करो, सही डायरेक्शन में करो, दिमाग लगाकर करो तो, ठीक है। इसके अलावा रोजगार के नए अवसर उन्होंने हमारे देश के अंदर, या विकास के नए अवसर हमारे देश के अंदर खोला। अंग्रेजों ने हमारे देश के अंदर रेलवे, सड़कें जैसी चीज़ों की शुरुआत करी, जो भारत की तरक्की के अंदर, भारत के विकास के अंदर आगे जाकर काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुए। इसके अलावा विनिमय की मौद्रिक प्रणाली, जब अंग्रेज हमारे देश के अंदर आए तो उस समय भारत में जो वस्तु विनिमय प्रणाली थे उसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता था, यानी कि मुद्रा का चलन बहुत कम था। अंग्रेजों ने आकर हमारे देश के अंदर मुद्रा का चलन, नए सिक्के छापे, नए क्या नाम है, नोट छापे, अंग्रेजों ने हमारे देश में आके नए नए बैंक खोले, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था में एक गति आनी शुरू हो गई। क्लियर हुआ? तो विनिमय का मौद्रिक प्रणाली अंग्रेजों ने हमारे देश के अंदर चलाया, इससे हमारे को काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ, हमारी इकोनॉमी इससे बूस्ट हुई आगे जाकर बहुत। अगला, कुशल प्रशासनिक प्रणाली। अंग्रेज बहुत थोड़े से थे, फिर भी हमारे देश के अंदर आकर उन्होंने इस तरीके के कानून अपनाए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करा कि हमारे देश के लोगों को, इतनी बड़ी आबादी को कंट्रोल कर लिया और हमारे देश में बहुत बड़े बड़े शक्तिशाली राजाओं को हराकर अपना वर्चस्व हमारे देश के ऊपर कायम कर दिया। तो अंग्रेजों की इन नीतियों से, इन लॉ एंड ऑर्डर से, अंग्रेजों के इन कानून बनाने के इन तरीके से, आर्मी को चलाने के तरीके से इंडियंस ने भी बहुत कुछ सीखा। और इसीलिए जब अंग्रेज हमारे देश के अंदर से चले गए तो आज भी उनके द्वारा बनाए गए बहुत सारे कानून हैं जो अंग्रेजों ने बनाए थे, और वही कानून हमारे लीडर्स ने भी फॉलो करा क्योंकि उन्हें वो ठीक लगा। क्लियर है? तो कुशल प्रशासनिक प्रणाली, कानून नियम चलाने के तरीके सीखे हमने। भारत की ब्रिटिश सरकार की एक महत्वपूर्ण कुशल प्रशासनिक प्रणाली था, थोड़ा सा मिस्टेक है, देख लेना। इससे हमारे राजनीतिक तथा नियोजकों के लिए परिकलित का काम किया, यानी कि उनको मार्गदर्शन का काम किया। क्लियर?